जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी क्लर्क का ये पेपर करने वाले हैं जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा और 100% आप एग्जाम में ऐसा ही पेपर आने वाला है। और आज आपका टारगेट है 70 मार्क का, क्योंकि इसमें मैंने 25 क्वेश्चन को इंक्लूड करा है और 25 क्वेश्चन जो रहेगा आपके हूबहू आप एग्जाम के लिए वैसे पेपर करोगे सारा पेपर क्वेश्चन इसमें तो जान जाओगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपको पेपर बहुत ही अच्छा लगेगा और साथ साथ आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आपको लग रहा है कि आपको किसी न किसी तरह से थोड़ा सा भी आपको हेल्प हो रहा है तो आप हमारा इस क्लास को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें कुछ नहीं जाता है, आपको बिल्कुल फ्री में होता है। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है लाइक सब्सक्राइब करना। तो इसके लिए आप लोग खुद सोचिए कि सर के लिए मैं क्या कर सकता हूं। आप बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं, बाद बाकी आप लोग खुद से समझदार हैं। मैं ऐसे इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि इस क्लास को पूरा देखें और एनालाइज करके आप मुझे लास्ट में कमेंट जरूर करना इसमें से आपने कितना क्वेश्चन करा है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूं आज के पहले क्वेश्चन से। और साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए कि अगर आपका लग रहा है इंग्लिश वीक है तो आप हमारा 1+ डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे आर्मी क्लर्क के लिए लाइव क्लास चलता है। इसमें थोड़ा सा फी पेड करना पड़ता है, बस ज़्यादा अमाउंट का नहीं है, थोड़ा सा अमाउंट है, बस आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है हम लोगों के लिए, बस इतना ही समझ लीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन का जब तक मैं आंसर करता हूं आप लोग भी आंसर करना स्टार्ट कर दो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी थी। कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी थी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने में है 1912, 1913, 1914, 1915। तो कौन से ईयर में? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर अगर ए है तो आपका आंसर बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1912 हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस वर्ष में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। सेम क्वेश्चन का आंसर वही है, 1912 है। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका है, यानी कलकत्ता से बदलकर कहां कर दिया गया था? दिल्ली कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक ने, यानी कौन से शासक ने स्वयं को सिकंदर ए शानी घोषित किया था। सिकंदर ए शानी घोषित किया गया था, अपने आप को करा था। किसने करा था? क्या बलबन ने करा था, कैकुबाद ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर फिरोज तुगलक ने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपका आंसर आपने सी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल 100% सही है। अगर आपने ऑप्शन नंबर कोई और चुना है तो आप आंसर को करेक्ट कर लीजिए और नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है, जब तक नोट बनाएंगे रिवीजन करेंगे तभी आपको ये क्लास हेल्प करने वाला है। और आज जो लाइक का टारगेट है मात्र 500 लाइक का टारगेट है, तो 500 लाइक आप जल्दी ये कर दीजिए आप लोग, क्योंकि क्या लाइक कैसे बनता है? जब आप सब्सक्राइब करोगे, दूसरों को मत देखो दूसरे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बस अपना आप देखो। ठीक है, आपका लाइक यहाँ पर आना चाहिए। क्लास देख रहे हो तो, क्लास नहीं देखना है तो क्लास अभी बाहर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखिए, बस मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँ क्लास को पूरा देखो आप, देखना है तो। आगे है निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, यानी कि सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया कौन होता है आर्म फोर्स का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, या फिर भारत के रक्षा मंत्री। कौन होता है? ये होता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स का हेड होता है। ठीक है, यानी कि भारतीय सशस्त्र सीमा बलों में सर्वोच्च कमांडर होता है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि डुरंडू कप का संबंध किससे है? क्या तैरना से, यानी कि तैराकी से, या फुटबॉल से, टेबल टेनिस से, या फिर हॉकी से? किससे है? तो याद कर लीजिए डुरंडू कप जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। आपके इसमें से कुछ वर्ड होते हैं गेम का, खेल का, वो भी आपको याद करने हैं। उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आगे है विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व एड्स दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? क्या दिसंबर 1 को, दिसंबर 5 को, दिसंबर 10 को, दिसंबर 15 को? कब मनाया जाता है? तो याद कर लीजिए, अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि दिसंबर 1 को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नोबल गैस है? कौन सा एक नोबल गैस है? पहला ऑप्शन आपके सामने में है कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या हीलियम है। कौन सा है नोबल गैस? देखिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? हीलियम जो हो जाएगा एक नोबल गैस है। अगर आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही अच्छा कर रहे हो। अगर नहीं आपको पता है आपका इसका आंसर तो नोट जरूर बना लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। अगला है, क्विक लाइम के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी क्विक लाइम के बारे में कौन सा सही नहीं है? जब चार ऑप्शन पर ये इसका सामने में दिया गया है। पहला ऑप्शन है सीमेंट के निर्माण में, इसका बिल्कुल सही है कि क्विक लाइम का प्रयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में बिल्कुल किया जाता है। चीनी के शुद्धिकरण में बिल्कुल किया जाता है। अगला है, आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। यानी कि कौन सा सही नहीं है यही पता करना था। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि क्विक लाइम का प्रयोग आग बुझाने में नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम हमें निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का माप देता है? यानी कौन से भौतिक राशि के बारे में बताता है गति का दूसरा नियम? पहला ऑप्शन दिया गया है त्वरण का, बल, शक्ति या फिर किया गया काम। तो याद कर लीजिए, गति का दूसरा नियम जो होता है ये होता है फोर्स से संबंधित होता है। फोर्स यानी कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होता है? तो फोर्स से संबंधित है आपका गति का दूसरा नियम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, ये है निम्नलिखित में से कौन सा पहला टीका विकसित किया गया था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने में है कि कौन सा टीका जो है सबसे पहले विकसित किया गया था। क्या हैजा का, चेचक का, बीज का, यानी बीज नहीं है रेबीज है यहाँ पर, क्या है रेबीज का या फिर टेटनस का? कौन सा टीका विकसित किया गया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि चेचक। चेचक क्या है? चेचक का सबसे पहले टीका बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की जो किरण होता है उसमें से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ए। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। कहां से? तो सूर्य के किरण से। कौन सा मिलता है मुझे? विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। अगर आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है अभी तक तो आप जरूर इस क्वेश्चन को नोट बनाना और रिवाइज करना आप, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन है कि 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाजित किया कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? यानी कि 3 और 200 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होता है? देखिए 3 जो है 7 से कम है, तो इस कंडीशन में क्या करना, आप 200 में से आप 3 को कम कर देना, घटा देना, यानी कि 197 हो जाएगा। अब 197 को क्या करो, 197 को क्या करो आप 7 से भाग कर दो। यहाँ पर देखो 7 दूना में 14, क्योंकि 7 से पता करना था यहाँ पर ना, 14 कर दो 5 हो जाएगा, 7 7 8 56 हो जाएगा। यहाँ पर आपको रिमाइंडर यानी कि शेष से कोई मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब है 28, यानी कि 28 संख्या ऐसा है जो कि 7 से पूरा तरह से कट जाता है, 3 और 200 के बीच वाले संख्याएं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, श्रेणी का क्वेश्चन है कि 1 4 10 22 46, तो यहाँ पर कौन सा मार्क आएगा? ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है देख लीजिए एक बार। दोनों में डिफरेंस कितना का है? 3 का है। दोनों में डिफरेंस कितना का है? 6 का है। दोनों में डिफरेंस कितना का है? तो यहाँ पर 12 का है। दोनों में डिफरेंस 24 का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप लोग भी आंसर कर लीजिएगा फटाफट क्या है आपका आंसर। देखिए तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना में 48, यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंस, यानी कि 46 में 48 को ऐड कर दो आप, कितना हो जाएगा? 14, और यहाँ पर 8 8 9 हो जाएगा, 4 8 1 9 हो जाएगा, 94। यहाँ 94 क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। आगे है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए उसको सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका ऐसा है कि ऐसे कर लो कि 7 या 21 1 22, 22 बटा में क्या कर लो 3 कर लो, प्लस क्या हो जाएगा 5 90 45 4 49 बटा में 5 कर लो 9 कर लो, फिर क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर है माइनस कर दो यहाँ पर, ठीक है 9 जगह 36, अच्छा 40 बटा में 9 हो जाएगा। आप ऐसे सॉल्व कर लो आप, ठीक है, तभी बन जाएगा। और इसका आसान सा तरीका ये भी है कि पहले क्या कर लो, जिसको पूर्णांक भाग है उसको पहले क्या कर लो आप अलग कर लो, 7 है प्लस 5 है माइनस 4 है। देखो इस क्वेश्चन को ऑर्डरली बना सकते हो आप, लेकिन कोई बात नहीं है, ऑर्डरली बनाने की जरूरत नहीं है। पहले समझ लीजिए कि 7 प्लस में 5 माइनस में 4,
इसको मैंने पूर्णांक वाले भाग को अलग कर दिया और फ्रैक्शन वाले यानी भिन्न वाले भाग को अलग कर दूंगा। इसमें 1/3 बच जाएगा, इसमें बच जाएगा प्लस 4/9 बच जाएगा, इसमें माइनस में 4/9 बच जाएगा। अब देखो ये दोनों तो कट ही जाएगा, प्लस है माइनस है और सेम है। और इधर क्या बच जाएगा, 7 5 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा। इधर क्या बच गया, 1/3 बच गया तो 1/3 कर दो, क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको भी ऐसे ही बनाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को आप, इतना इजी क्वेश्चन को आप ऑर्डरली बना सकते हो अगर प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM कितना है, 48 है, और महत्तम समावर्तक यानी कि SCF दिया गया है 8 दिया गया है। तो इनमें से एक संख्या दिया गया है 24, तो दूसरी संख्या क्या है, तो याद कर लीजिए, मैंने कई बार बता दिया इस क्वेश्चन को। दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू में LCM अपॉन में पहली संख्या। क्या, पहली संख्या। अगर आपको यहाँ पर पहली संख्या पूछता है यहाँ पर, तो दूसरी संख्या यहाँ पर दिया होता। अगर आपको SCF यहाँ पर पूछता है अगर आपको, तो यानी कि LCM दिया रहता, पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया रहता। इसी फार्मूला को आप अलग अलग आप निकाल सकते हो, यानी कि इससे इस फार्मूला से आप SCF का भी फार्मूला निकाल सकते हो, LCM का भी, पहली संख्या और दूसरी संख्या को दिया ही है यहाँ पर। अब देखो SCF क्या दिया है, 8 दिया है, और LCM दिया है 48, पहली संख्या दिया है 24। देखो अब 24 दुना में 48, 8 दुना में 16, काटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलो आगे है क्वेश्चन आपके सामने में है। ये क्वेश्चन आपको पता करना है मौसो यानी कि SCF पता करना है। अब जो SCF क्या होता है, जो दोनों नंबर में जो क्या हो, कॉमन हो, वही आपका क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। देख लीजिए, पहला दिया है A² B के पावर में 4 प्लस में 2A के पावर में 2 और B के पावर में 2 यानी कि स्क्वायर दिया गया है। इसमें से देख लो, इसमें से कॉमन क्या निकाल लो आप, A² B² इसमें भी है, A² B² इसमें भी है, यानी कि इसमें A² B² कॉमन ले लो। अब देख लो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसमें बच जाएगा 1 बच जाएगा, प्लस में इधर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी इसको समीकरण 1 बना लो, इक्वेशन 1 बना लो। और इसमें से देख लो क्या है, इसमें से A B के पावर में 7 है, तो A के पावर में 7 कर सकते हो, B के पावर में 7 कर सकते हो, माइनस में 4A² माइनस ये B के पावर में 9 है। इसमें से कॉमन देखो, 7 है पावर में 7 है, पावर में 2 है, पावर में 9 है, या इसमें से भी आप A² B² कॉमन ले सकते हो। यानी कि इसमें से A² B² कॉमन लोगे क्या हो जाएगा, यहाँ 7 है, यहाँ 2 मैंने निकाल लिया तो 5 बच गया। इसमें क्या हो जाएगा, A के पावर में 5 हो जाएगा, सेम उसी तरह से B के पावर में क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, माइनस में इसमें इधर क्या बच जाएगा 4A, तो A² तो मैंने निकाल लिया, तो B की और तो A² कुछ नहीं बचेगा आपका यहाँ पर, B यहाँ पर 2 मैंने निकाल लिया तो क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा ना, यानी कि B के पावर में 7 हो जाएगा। यानी कि देखो इस दोनों में समीकरण, इसको 2 बना लो, इक्वेशन 2 बना लो। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है ना, तो वही क्या हो जाएगा आपका SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए मैं समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, ये पता होगा तो इतना टाइम नहीं लगता है, नहीं लगा होगा आप लोगों को, बस ठीक है। चलिए हम लोगों का बस सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाऊंगा और ला रहा हूँ। इसमें कंटेंट लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे है 1 से 45 तक के सभी सम संख्याओं का औसत और सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए, यानी कि देखिए 1 से 45 तक के सम संख्याओं का औसत निकालना है पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या है, सभी विषम संख्याओं का भी औसत निकालना है। कहां से कहां तक का, 1 से 45 तक का। अब देखिए 1 से 45 तक में अब पहले निकालो सम संख्या का औसत, क्या कह लो, सम संख्या का औसत निकाल लो। ये निकालेंगे लिए क्या करते हैं हम लोग, पहली सम संख्या और अंतिम सम संख्या, यानी इसमें पहली सम संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अंतिम सम संख्या क्या हो जाएगा, यानी कि इवन नंबर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44। अब दोनों को ऐड कर लो, बटा में 2 से भाग लगा दो, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 46 बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 23। 23 क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, और इसका विषम संख्या निकाल लो, विषम संख्या का औसत निकाल लो। उसमें वही तरीका अपनाएंगे, पहली विषम संख्या और अंतिम विषम संख्या। पहली विषम संख्या कितना है 1 है, अंतिम विषम संख्या 45 है, बटा में 2 कर लो, यानी कितना हो जाएगा 46 बटा में 2 हो जाएगा, काट कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा आपका आंसर। यानी सम संख्या का भी औसत और विषम संख्या औसत कितना है 23 है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ये, तो आप ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है। ये क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, देखो पहले अब 40% दिया है ना, 40 बटा में तो 100 कर दो, इसको गुना में 3 बटा में 5, अब प्लस यहाँ पर तो प्लस कर दो यहाँ पर, फिर कितना है 30% है, 30 बटा में 100 कर दो, गुना में कितना कर दो 2 बटा में 5 कर दो, ये वाला 2 बटा में 5। यहाँ पर कुछ नहीं है, प्लस के बाद यहाँ पर x मान लो इसको, यानी प्लस बटा में x मान लिया बराबर में 1 हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पर कितना हो जाएगा, काट दो, यहाँ पर कोई कट रहा है तो 5 अट्ठे 40, 5 छक्के 30, यानी कितना हो जाएगा
8 तारीख 24 बटा में 100 हो जाएगा, 24 बटा में 100 हो जाएगा, प्लस में 6 दूना 12 बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा बराबर में 1। अब क्या कर लो, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, यानी कि 1, इसको दोनों को इस तरफ कर दो आप, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, मैं इसको ये कर सकता हूँ यहाँ पर कि आर्थिक 24 14 12, यानी देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर कि इसको कितना कर सकता हूँ, इसको 12 36 36 बटा में कितना कर सकता हूँ मैं इसको यहाँ पर कितना 100 कर सकता हूँ यहाँ पर ना, क्योंकि दोनों में ऐड कर लिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको इस तरफ मैं कर दूंगा। देखो इसको आप ऐसे कर लो, यहाँ पर माइनस में 36 बटा में 100 कर दो। देखो इसको सॉल्व करोगे आप ना, तो इतना 36 बटा में 100 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर मेरे ख्याल समझ में आता होगा, नहीं तो आप इसको भी अलग अलग कर सकते हो, ऐसे अलग कर सकते हो, 1 माइनस में 14 बटा में 100 कर सकते हो, माइनस में 12 बटा में 100 कर सकते हो, तभी बात उतना ही आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर कुछ नहीं बटा में 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 100, और यहाँ दोनों घटाओगे तो हो जाएगा 64, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 0.64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ये। ठीक है, बहुत ऐसा आपको इजी सा क्वेश्चन था ये, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस समझाने में आपको टाइम लग जाता है क्योंकि बच्चे यहाँ पर हर तरह के होते हैं, बस आपको समझना यहाँ पर है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत कितना है। अब देख लो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का कितना है 4/3 गुना है। ठीक है, आप ऐसे समझो आप, तो इस कंडीशन में क्या मान लो, देखो ऊपर बड़ा हो गया ना, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। देखो ऐसे मान लो, इसको ऐसे ऐसे मत बनाओ, इसको क्या मान लो, देखो यहाँ पर सीपी मान लो कितना, सीपी मान लो आप 1 मान लो आप। ठीक है, 1 मान लो, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 4 1 गुना में 4/3, क्योंकि क्रय मूल्य का ना, क्रय मूल्य का ना, क्रय मूल्य तो 1 माना था मैंने, तो 1 का मैंने 4/3 कर दिया, इतना हो जाता है। तो ऐसे करके इतना बनाओगे तभी समझ में आ जाएगा, x मान लोगे तभी समझ में आएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बता रहा हूँ इसका। ऐसे कंडीशन में क्या करना, डायरेक्टली मान लेना। देखो यहाँ विक्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ऊपर में ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4 मान लो, और क्रय मूल्य कितना मान लो 3 मान लो। देखो मैंने मान लिया क्या, क्रय मूल्य कितना मान लिया 3 मान लिया, और सेलिंग प्राइस कितना मान लिया मैंने 4 मान लिया यहाँ पर। और हर क्वेश्चन में काम करेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं कि इसी क्वेश्चन में आपको काम करने वाला है, आपको इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में काम करेगा। देखो आप कॉस्ट प्राइस इतना, यानी क्रय मूल्य इतना हो गया, विक्रय मूल्य इतना हो गया, यानी कि लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, तो 4 - 3 विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य यानी 1। अब क्या निकालना आपको, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, यानी 3 गुना में 100। फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100 होता है। आप करोगे 33.1 बटा में 3 हो जाएगा, परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छा लगता होगा और क्लास को आप पूरा पूरा देखते हो। ठीक है, आगे है गोपाल के कृष्ण ने 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार दिए और 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 रुपया अधिक का भुगतान किया। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखो मूलधन तो देना ही पड़ा उसे, मूलधन से कितना अधिक देना पड़ा, 1440 रुपया अधिक देना पड़ा, यानी कि ये क्या है आपका ये है इंटरेस्ट, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100 होता है। अब इसमें से क्या क्या दिया है, 1440 दिया है, मुझे कितना ब्याज दिया है, मैंने इसके जगह पर ये कर दिया। अब मूलधन कितना दिया है 8000 दिया है, और टाइम कितना दिया है तो 3 दिया है, मुझे रेट नहीं दिया है, मुझे रेट ही मुझे पूछ रहा है, तो मैं आर यहाँ पर कर दिया, बटा में 100 कर लो, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा। अब काट दो यहाँ पर 8 से, तो कितना हो जाएगा 8 1 8 8 8 64 18 हो जाएगा। 3 से काट दो यहाँ पर, 3 छक्के 18, यानी आर कितना बच जाएगा 6% क्या हो जाएगा, आर में 6% क्या हो जाएगा आपका वार्षिक हो जाएगा, दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि एक आयत की लंबाई दोगुनी है जबकि चौड़ाई आधी है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ। आप क्वेश्चन को ऐसे समझिएगा, अगर आयत की लंबाई को दोगुनी कर दिया जाता है जबकि चौड़ाई को आधी कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हो जाएगा, यानी पहले के क्षेत्रफल से। मैं मान लेता हूं पहले की लंबाई, लेंथ कितना था, मैं देखो मान लेता हूं पहली का लंबाई कितना हो जाएगा, यानी पहले आयत की लंबाई कितना था, लंबाई L था और चौड़ाई कितना था, चौड़ाई था मैं B मान लेता हूं। ठीक है, तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा L × B हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब लंबाई कितना हो गया, अब लंबाई बराबर कितना हो गया, लंबाई को दोगुनी कर दिया जाता है, यानी कि 2L हो जाएगा। पहले कितना था L था और लंबाई दोगुना हो गया तो 2L हो गया। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई को आधा कर दिया जाता है, यानी चौड़ाई कितना पहले था B था, अब B बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है 2l गुना में चौड़ाई कितना है b बटा में 2 है। अब 2 2 काट दो, कितना बच जाएगा, l b बच जाएगा, ये भी बच जाएगा। यानी कि पहले में कितना परिवर्तन हुआ, देखो पहले क्या है l b था, अभी भी क्या हो गया l b ही हो गया, यानी कि लंबाई सेम, दोनों का सेम सेम हो गया, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आ रहा है आपके कंप्यूटर क्वेश्चन आ रहा है। कंप्यूटर क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कह रहा है कंप्यूटर क्वेश्चन, उस डिवाइस की पहचान करें जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज किए जाते हैं। उस डिवाइस की पहचान करें कह रहा है जिसके थ्रू हम लोग, जिसके हेल्प से हम लोग कंप्यूटर में डेटा या फिर इंफॉर्मेशन इंटर करते हैं। क्या वो सॉफ्टवेयर होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, या फिर मेमोरी होता है। तो आप लोग जरूर सुनोगे, आप लोग इनपुट डिवाइस होता है। ये क्या होता है, इनपुट डिवाइस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है कंप्यूटर मॉनिटर को इस रूप में भी जाना जाता है, यानी कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है, क्या DVU के, या फिर UVD के, या फिर VDU के, या फिर CCTV के। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि VDU का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल, क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ये। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है मेमोरी के TB, KB, GB, MB की इकाइयों को आरोही क्रम में करने के लिए कह रहा है, यानी कि पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये पता करने कह रहा है। तो किस में दिया गया है इसका मैं बता देता हूं। KB क्या होता है, सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा क्या MB होता है, उससे बड़ा GB होता है, उससे बड़ा क्या होता है TB होता है, यानी किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। पहले केबी से बड़ा क्या हो जाएगा, एमबी हो जाएगा, एमबी से बड़ा क्या हो जाएगा, जीबी, जीबी से बड़ा क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। आप याद भी कर लीजिएगा। देखो सभी का मतलब, बी का मतलब यहाँ क्या है, बाइट है, क्या है, बाइट है। और देखो यहाँ पर एम का मतलब क्या है, मेगा है, ठीक है, मेगाबाइट। और जीबी का मतलब क्या है, गीगाबाइट। और टीबी मतलब क्या है, टेराबाइट, क्या है, टेराबाइट है। और के मतलब क्या है, किलोबाइट है, किलोबाइट। ये क्वेश्चन है आपके पूछ दिए जाते हैं कि किलोबाइट का केबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 बिट्स बनाते हैं, यानी 8 बिट को मिलकर क्या बनता है, क्या वो बाइट बनता है, मेगाबाइट, किलोबाइट या फिर नॉन, यानी कोई भी नहीं। तो देख लीजिए, याद कर लीजिए कि 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है, बाइट बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, इसका आंसर जरूर करिएगा कि कंप्यूटर में मुद्रित आउटपुट को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जो हम लोग प्रिंट आउट लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या उसको हम लोग कॉपी कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, या फिर हार्ड कॉपी या फिर पेपर कहा जाता है। तो कंप्यूटर से जो भी हमको प्रिंट होकर निकलता है प्रिंटर के थ्रू, वो क्या होता है, हार्ड कॉपी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से मैंने 25 क्वेश्चन करवाया है और 25 क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। क्लास को आप पूरा जरूर देखते हो आप लोग। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही हैं और आपको ये क्लास कैसा लगा है। और 12 बजे आज आपका जीडी का भी आएगा, तो जो आपके फ्रेंड हैं, जो भी हैं साथी हैं, उसको बता दीजिएगा कि 12 बजे जीडी का पेपर आने वाला है, ओरिजिनल पेपर जो गया का रहेगा, तो भी देख लीजिएगा। साथ साथ आप आर्मी क्लर्क के लिए ई बुक भी ले सकते हैं, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, जीके का, मॉडल पेपर और पेपर ले सकते हैं। इसके लिए मैंने लिंक भी डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, और साथ में अपने नंबर पर भी कॉल करके आप ले सकते हैं। ठीक है, और आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहीं भी क्लास कर रहे हो तब भी आप हमारा क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना, आर्मी क्लर्क इंग्लिश का। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें से पहले से भी कुछ क्लास जो हैं वो भी क्लास मिल जाएगा आपको, और अभी जो क्लास मिल रहे हैं आपको एग्जाम तक मिलता ही रहेगा आपको। ठीक है, बस इसके लिए फी है मात्र 500 का फी है, इसलिए अधिक जो भी बहुत सारे क्लासेस हो गए हैं वो भी क्लास आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट और है कि अभी तक में आपने क्लास को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जरूर कर लीजिए आप लोग, इतना जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।